आपको हम चैप्टर 1 का हड़प्पा सभ्यता आपको हम करवा दिए हैं पूरा, ठीक है ना। अब उसका हम लोग ब्रिलियंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रिलियंट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ने का 90% गारंटी हम देते हैं। 90% एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन लड़ेगा। यह जो है मेरा खुद का अनुभव है, हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं ब्रिलियंट पढ़ के ही। तो यकीन मानिए मेरा बेस्ट नंबर आया था। ब्रिलियंट से क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है ना। ब्रिलियंट से हम करवा दे रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टारगेट बोर्ड ऐसी करवा देंगे, क्या बोलते हैं, टारगेट से। देखिए दोस्त, इसमें ब्रिलियंट में मान लीजिए आपको कितना दिया है, 19 को क्वेश्चन दिया है, 25 को दिया है ऑब्जेक्टिव। टारगेट बोर्ड में टारगेट बोर्ड करें, टारगेट में आपका कितना देगा, 50-60 को देगा, ठीक है ना। तो हमको करवा दोनों करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए 23 ये वर्ड्स लिखा है, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 नंबरिया है, और ये दोस्त आपको 2 नंबरिया, ये है 5 नंबरिया। ये जो वर्ड्स लिखा है ना, इस साल में इस इतना अंक का प्रश्न पूछा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसको देखिएगा ध्यान से, 2000 आइए ना नॉर्मली देख लेते हैं, 2025 में जो भी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ है, जिसका एग्ज़ाम हम दे के आए हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, इस चैप्टर से ना 9 गो प्रश्न पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से तो 9 गो पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबरिया 2 गो पूछा है, और 1 नंबरिया तो 1 गो पूछबे करता है हमेशा। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। 9 हम बताते हैं, जब इसमें 9 पूछा है तो दोस्त 6 गो तो आपका 100% चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई नहीं गारंटी नहीं देगा, लिख के हम आपको देते हैं। भरोसा ना हो तो मेरे बात को रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम तथ्य समरी देख लेते हैं। तथ्य समरी मतलब कि कम समय में तो चैप्टर का मुख्य बात जान लेते हैं। बोला कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट बोला कि इस सभ्यता का कार्यकाल 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन आपके बुक में 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व दिया हुआ है, तो आप इसको 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व ही मारिएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, यह सभ्यता ऐतिहासिक कालीन कांस्ययुगीन सभ्यता था, ठीक। चौथा पॉइंट बोला कि इसकी प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 एवं 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने की थी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुआ था, 1921 में हुआ था। और क्या किया था भाई साहब, तो राखालदास बनर्जी किया था। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। क्या किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अगला पॉइंट करा है कि इस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में नगर अवशेष, मृदाएँ, मृद मूर्तियाँ, खिलौने, अनाज के दाने, अस्थि अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। मतलब कैसे पता चला है कि यहाँ पर एक सभ्यता थी, तो हमें ये सब विभिन्न चीज़ें मिले हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है, देखिए नगर का अवशेष मिला हुआ है। नगर पुरातात्विक स्रोतों में से क्या क्या मिला है, नगर का अवशेष यानी रूम वूम मिला हुआ है, ठीक है ना। नगर का अवशेष मिला हुआ है। उसके बाद मृदाएँ, मिट्टी के बर्तन मिला है, ठीक है ना। मूर्तियाँ मिली हुई, खिलौना मिला है, अनाज के दाना मिला है, हड्डियाँ मिली है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मिली हुई है, पुरातात्विक स्रोतों में ये सब चीज़ें मिली हुई है, इसीलिए हमको इसको बारे में जानते हैं कि ये सभ्यता थी। इसकी मुख्य विशेषता नगरों की बनावट, जल निकासी प्रबंध, अनागार, वस्त्र स्नानागार आदि था। हड़प्पा सभ्यता के और कोई पूछेगा ना कि मुख्य विशेषता क्या थी, तो आप बता दीजिएगा ना कि पहले नगर के उसका जो बनावट था वो था मुख्य विशेषता, और जल निकासी का प्रबंध था, और अनागार जो है जिसमें अनाज रखा था, ठीक है ना, और स्नानगार, ये चारे मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो है ना, इसको हम कट कर दिए, पूछिए क्या कट किए। तो ये प्रश्न जो है ना, इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछता था 2016 के पहले पूछता था, लेकिन हमको तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, और समय के अनुसार हमारा पैटर्न भी बदल गया है। पहले तो मान लीजिए ऐसा पूछा था, अब 100 गो पूछ रहा है, जिसमें 50 गो आपको मारना होगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्त आप जो देख रहे हैं ये वाला, यहाँ 13, 15, 26, 17 लिखा हुआ है। ये जो है ना, जो ये प्रश्न लिखा है ना, तीसरा नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न देखिए 13, 15, 16, 17 और 2009 में पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, जितना बार ये पूछा हुआ है वो प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट रहेगा।
तो ये प्रश्न हमारा पहला बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, पहला आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, एक बात याद रखिएगा, हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि ये प्रश्न किस साल में पूछा हुआ है। आपको एक इशारा दे देगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि लोथल स्थित है। दोस्त लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। पाँच नंबर प्रश्न बोले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हमारा आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो है। छठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। दोस्त हमारा आंसर क्या होगा, कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। 7 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर क्या होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। 8 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। किसने किया था मोहनजोदड़ो उत्खनन, किसने किया था, तो राकलदास बनर्जी ने किया था। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। दोस्त मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, हमारा आंसर होगा मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। 10 नंबर प्रश्न बोला है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था हड़प्पा का उत्खनन, तो दयाराम साहनी ने किया था। 11 नंबर प्रश्न बोला है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। दोस्त किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आंसर क्या होगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। साथियों पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन एक नहीं आता है, साहित्य आता है। देखिए हमको पुराना दिन याद पड़ गया, जब हम 12th क्लास में पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ें याद कर रहे थे, बहुत दिलचस्प हम याद कर रहे थे, मन लगा के याद कर रहे थे। कैसे डर लगता था हमको कि अगर याद ना हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। हम वो बात तो आपको बता ना सकते हैं कितना डरे हुए थे, लेकिन मस्त यार, नंबर अच्छा खासा आ गया मेरा, अच्छा खासा गया, 348 नंबर आया है मेरा। दिल खुश हो गया था हमको। पुरानी बातें हमेशा आपको रुलाती है, कुछ याद दिलाती है। एक बात और देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है ना कि आपका मनपसंद चीज़ आपको मिल ही जाए। अगर मनपसंद चीज़ नहीं मिल रहा है दोस्त, आप रोइएगा ये मत, कुछ मत करिए। अरे क्या दिक्कत है, पसंद तो आप ही किए थे, छोड़ दीजिए उसको, दूसरा पसंद कर लीजिए। इंसान कब रोता है पसंद चीज़ के लिए, कब रोता है, जब उसको उससे बढ़िया नहीं मिलता है। अगर उसको उससे बढ़िया मिल गया तो समझिए कि उसके लिए नहीं रोएगा। समझ है ना, आपको ठुकरा दिया जाएगा, बेहतर से बेहतर आपको मिलेगा था। ठीक है ना। देखिए 13 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। दोस्त हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन है, विजयनगर है। कौन है ये, विजयनगर। 14 नंबर प्रश्न बोला है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के की खोज किस वर्ष की थी। हड़प्पा दयाराम साहनी कब किया था, तो 1921 में किया था। कब किया था, 1921 में किया था। 15 नंबर प्रश्न बोला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्त, तो कहाँ पर स्थित है धौलावीरा, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। 16 नंबर प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंधी। किस भाषा का शब्द है, सिंधी। 17 नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। 18 नंबर प्रश्न लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर क्या होगा, भोगवा। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त, भोगवा। प्रश्न है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न बोला कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आंसर का हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा आंसर होगा सिंधु। 21 नंबर बोला कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने किया था। 22 नंबर कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो हमारे आंसर क्या होगा, राजस्थान में। 23 नंबर बोला कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है, आंसर का हमारा लोथल से मिला है। 24 नंबर निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। साथियों हमारे आंसर क्या होगा, शिव। 25 नंबर बोला है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है।
हमारे से सूतकोतड़ा से। कहाँ से मिले? सूतकोतड़ा से। 25 गो प्रश्न था दोस्तों, हम 25 गो प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अब आपको हम करवाते हैं सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, ठीक है ना। वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा। आंसर होगा कि प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी जो वर्षा को आकर्षित कराती थी। आपको पता है कि जितना भी पेड़ पौधा है बारिश को मेन मुख्य आकर्षण का कारण है। जहाँ अधिक मात्रा में पेड़ पौधा रहेगा बारिश वहीं पर होगा। तो यही कह रहा है कि प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी जो वर्षा को आकर्षित करती थी। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितने कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। जिस एरिया में भाई साहब पेड़ पौधा रहेंगे उस एरिया में अधिक मात्रा में बारिश पड़ेगी। जब अधिक मात्रा में बारिश पड़ेगी तो नदी रहेगी, तो नदी में अधिक मात्रा में बारिश पानी आएंगे तो उस नदी में बाढ़ आएगा। जब नदी में बाढ़ आएगा तो अगल बगल से मिट्टी काट के लाएगी। जब अगल बगल से मिट्टी काट के लाएगी तो वो मैदानी क्षेत्र में फेंक देगी, ठीक है ना। तो सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूँ तथा जौ बो देते थे और अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी। संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पावासी सिंचाई के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। आप ये प्रश्न समझे क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न ये कर रहे हैं ना कि जो उस समय के सिंधु सभ्यता है भाई साहब, आज देख रहे हैं बहुत साल पहले की बात है। जो बहुत साल पहले की बात है तो उस समय जिधर सिंधु घाटी के निवासी रहते थे उधर बहुत अधिक मात्रा में क्या था, तो पेड़ पौधे थे। जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे थे तो उधर अधिक मात्रा में बारिश होता था। और आपको पता है उधर सिंधु नदी थी। जब अधिक मात्रा में बारिश होता था तो आपको क्या मिलता था, अधिक मात्रा में पानी मिलता था और नदी में अधिक मात्रा में पानी आता था जिसके चलते बाढ़ आता था। और बाढ़ जो है अगल बगल से मिट्टी को काट के लाती थी जो कि जलोढ़ में थी और उसको मैदानों में छीट देती थी। और उसी मैदानों में लोग ना फसल रोपते थे। और जब फसल रोपते थे तो आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना फसल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें फसल रोपते थे और फसल काट देते थे। इससे फ़ायदा क्या होता था, उन लोगों को फसल अधिक मात्रा में उगता था। और पूरी तरह से बात करें तो लोग प्रकृति पर निर्भर थे, यानी बाढ़ आता था और बाढ़ में जो मिट्टी आती थी उसमें फसल रोक देते थे। और जो कुआं तालाब ये सब नहीं था पानी खेत में सिंचाई के लिए, मतलब खेत में पानी डालने के लिए, तो नहरों के माध्यम से नालों के द्वारा या नालों के द्वारा उसमें खेत में पानी डाल देते। तो पहला प्रश्न आपको ये कह रहा था। दूसरा प्रश्न बोला कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, ठीक है ना। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, कहने का मतलब ये है कि इतिहास लिखने के लिए अभिलेख की क्या जरूरत है। आप हमको ये बताइए भाई। हम आपसे बोल कि भाई क्या काम है अभिलेख का, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिएगा। देख लीजिए क्या काम है। देखिए वैदिक काल के बाद खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। कह रहा है कि वैदिक काल के बाद में और मौर्य काल से पहले मध्यकाल तक जो इतिहास लिखा गया है ना उसमें ना अभिलेख जो है ना इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अभिलेख उससे कहा जाता है जो पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं? देखिए अभिलेख उसको बोलते हैं ना जो आप कहीं पर जाते होंगे तो देखिएगा घर का नाम लिखवाया, मकान का नाम लिखवाया। जैसे आप कहीं देखिएगा रोड बनता है ना दोस्त, तो रोड पे लिखवाया जाता है एक बोर्ड गाड़ के, फलाना विधायक ने ये इतना किलोमीटर में बनाया है और इतना पैसा लगा है, ये सब लिखा गया इनके अंतर्गत में लिखा है। तो वो अभिलेख रहता है, ठीक है ना। तो इस समय थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदल गया तो जिसके चलते कुछ दूसरा तरीके से लिखा जाए। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी उतना नहीं थी तो उसको पत्थर पे या फिर लोहा पे लिखा जाता था, ठीक है ना। बर्तनों पे खोद के लिखा जाता है, पीट के। धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेख में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियाँ, अभिलेख में क्या लिखा जाता है जो उस समय के, जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है और 2025 में हम अभिलेख लिखवाएंगे तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम अभिलेख लिखवा रहे हैं तो जो हम जिस पोजीशन पर अभी हम है ना उसके बारे में अभिलेख में लिखवाएंगे।
क्रियाकलाप क्या काम करवा रहे हैं वो लिखेंगे, और व्यक्ति उम्र धर्म आदि के बारे में लिखवा दें। और हम भाई साहब किस धर्म के हैं और मेरा क्या कर्तव्य, ये सब लिखवा देते अभिलेख पे उस समय का राजा। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए थे। मौर्यकाल का एक शासक है जिसका नाम है अशोक, सम्राट अशोक। इसका मेन दादाजी थे भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो उसी में से एक महान राजा है जिसका नाम है सम्राट अशोक। यही ना भाई साहब, ये जो है ना मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के अलग अलग जगहों पर और स्तंभों पर क्या लिखा है, अभिलेख खुदवाया है। अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के उपाय, इन्हीं सब अभिलेखों के माध्यम से हम लोग सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ करवाया, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकें, वो लिखवाया था अभिलेख पे। ठीक है ना, कि हम ये धर्म अपना रहे हैं, इसी कारण अपना रहे हैं, ये सब करें। जितने भी सब लिखा था धर्म अपने वो लिखवाया अभिलेख पे। अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही डी आर भंडारकर, रामकृष्ण भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया। अब देख लीजिए, अगर अभिलेख नहीं रहता दोस्त, आपको क्या लगता है, रामकृष्ण देवदास डी आर भंडारकर, ठीक है ना, आपको क्या लगता है कि ये अभिलेख नहीं मिलता तो भंडारकर साहब इतिहास लिख पाते अशोक का? कैसे लिख पाते ये बताइए। उसके बारे में कोई आपको जानकारी है ही नहीं तो आप कैसे लिखिएगा। हाँ, इनको दिखा कि मतलब पत्थर पे लिखा गया है, लोहा पे लिखा गया है, तो इसके बारे में लिखा गया, तो वहीं से देख देख के इसके बारे में पता था कि मतलब कि ये शासक ऐसा था। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व में। जो आज का हमारा उड़ीसा राज्य है उसका पहले क्या नाम था, कलिंग। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें से भाई साहब इतना नरसंहार किया था जिसके चलते वो जो ये है ना अशोक अपना धर्म बदल लिया था। तो ये देवदत्त जो ये है भंडारकर साहब है उसमें पढ़े, मतलब युद्ध पहले हुआ, उसके बाद जब युद्ध हुआ इसने अपना धर्म ही बदल लिया। कहने का मतलब इसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये अनुमान लगा ले कि मतलब जब युद्ध हुआ था, जब इतना लोग घाटा में गए, इतना लोग मारे गए, इतना लोग अपने देश को छोड़ के चले गए, तो ये जो शासक था मतलब कि नॉर्मल तो शासक नहीं था, मतलब दबंग था। तो इसके माध्यम से इन्होंने इसके बारे में लिखा, अशोक के बारे में लिखा है। ठीक है ना। तो भाई साहब देखिए, तो इसका क्या बोलते हैं, अभिलेख का कितना इंपॉर्टेंट है, अभिलेख का कितना इंपॉर्टेंट है। इतिहास लिखने में अभिलेख का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिलेख और यात्रियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा नंबर बोला कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसके माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से पृथ्वी के अंदर क्या छिपी हुई है। एग्जाम्पल कहने के लिए, अगर कहीं पर आप खोन रहे हैं, ठीक है ना, खोन रहे हैं, तो भाई साहब वहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको मान लीजिए आपको क्या मिल गया, कुछ चीज़ ऐसा चीज़ मिल गया जो कि आपको आश्चर्यचकित है। मान लीजिए आप खोज रहे हैं तो वहाँ पर आपको जैसे मिट्टी का घड़ा मिल गया। आप सिंधु घाटी सभ्यता जब खोज रहे थे तो आपको दीवार मिला था ना, नली मिली थी ना, गली मिला था ना, मकान मिला था ना, ये सब धरती के अंदर में छिपा था भाई साहब। धरती के अंदर छिपने का मतलब ये जैसे कि उसमें धूल मिट्टी भर गया और तुपा गया, दूर से देखिएगा तो आपको नॉर्मल ज़मीन लगेगा, लेकिन जब उसको खुदाई करिएगा तब आपको पता चलेगा हाँ ये सब है। तो ये सब धरती के अंदर है ना, छिपा है ना। तब पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में है। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। देखिए, पुरातात्विक अगर नहीं होता ना, ये चीज़ें नहीं मिलती ना, तो हम इसके बारे में जान ही नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि आपका देखिए, सिंधु घाटी के लोग क्या लिखे हैं हम उसको पढ़ नहीं पाए, लेकिन जब पढ़ नहीं पाए तो उनके बारे में इतना हम कैसे जानते हैं। एग्जाम्पल के देखिए कैसे जानते हैं, सुनिए। जब सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, हटाइए ना, एग्जाम्पल के लिए हम आपको अपने ही नॉर्मल, आप किसी क्लास में बैठे होंगे, क्लास में आप बैठे हैं ना दोस्त,
जब आप क्लास में बैठे हैं तो आपके क्लास में क्या होगा, एक बोर्ड होगा और बेंच होगी और सारे बच्चे लोग बैठे होंगे, ये सब होगा लोहा का चीज़ें होंगी। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए भूकंप आ गया और ऊपर से छत गिर गया और सभी बच्चे वहीं पर दब के मर गए, कुछ साल बाद, हज़ारों साल बाद वहाँ पर से आपके लाश को कोई नहीं हटाया, आपको जैसे के थे वैसे ही रह गए। हज़ारों साल बाद आप पे मिट्टी जम जाएगी ना। जब आप उसको खुदाई करिएगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको खुदाई करेगा तो हटाएगा, देखिएगा कि मतलब लाइने से देखेगा कि मतलब लाइने से हड्डी मिल रहा है, और हड्डी जो मिल रहा है सबका हड्डी का सिर एक ही तरफ है, और एक और हड्डी दिखेगा कि मतलब एक और हड्डी मिला है, इनसे कुछ मीटर दूरी पे हट के मिला है और इसका सिर कुछ और तरीक़ा से है। तो इससे अनुमान लगाया जाएगा ना कि ये है जो क्लास होगा और यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते होंगे, किसी कारणवश ये सभी के सभी ऑन द स्पॉट मर गए होंगे। तो ये कैसे पता चला, पुरातात्विक खोदे से नहीं पता चला ना। तो इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाए हैं। कैसे लगाए हैं पता है, घड़ी मिला है, मुहर मिला है और बहुत सारी चीज़ें मिला है, तालाब मिला है, घर मिला है, इन सभी के माध्यम से पता किए कि हाँ ये लोग इतना विकसित थे। सोच लीजिए, अब इन लोगों ने मतलब घर बनाया था ना दोस्त, तो घर में नली ऐसा बनाया था ना कि हम क्या बोले, नली कभी भी मतलब कि एती जाम ना होगा, उसका पानी रेगुलर बहता रहेगा, ठीक है ना। और ये लोग जो थे ना, ये लोग थोड़ा सा ऐसी थे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आलसी थे। अब बोले कि हम क्यों बोले कि आलसी थे, कहने का मतलब ये है ना, जब इन जिस तरह से आज के डेट में लोग नली साफ करते हैं और नली का कचरा नली के बगल में रख देते हैं सुखाने के लिए, तो ये लोग भी नली साफ कर देते हैं और नली के बगल में रख देते हैं। अब बोले कैसे हमको पता, तो भाई साहब वहाँ पर ना रेत 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 मिला है, मतलब कि रेत रेत इकट्ठा मिला है, जिससे यह साबित होता है कि कचरे को बाहर निकाला जाता था तो उसको कहीं फेंका नहीं जाता था। आलसी लोग थे। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए, अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतह पर उत्कीर्ण किए गए पठान सामग्री को कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, पत्थर, धातु आदि के सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। मतलब कि पत्थर या धातु यानी लोहा वहाँ पे लिखा गया है खोद खोद कर, ठीक है ना, छेनी हथौड़ी से पीट पीट के लिखा गया है पढ़ने के लिए, उसको अभिलेख कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, इसका प्रयोग बहुत साल पहले से हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता था। मतलब मुख्य रूप से ये क्या था, कोई राजा था ना, लिखवा देता था कि यहाँ पर लिख दो कि इस नगर में आना है तो टैक्स देना है, अगर नहीं नहीं तो इस नगर के माध्यम से आपको इस नगर के रास्ता से आपको व्यापार नहीं करना है। अगर आप याद करिएगा 9th क्लास में जब आप पढ़िएगा भौगोलिक खोजे, तो उस समय लोग ना समुद्र के रास्ते से एशिया महाद्वीप में नहीं आते थे तो भाई साहब स्थल मार्ग से आते थे। स्थल मार्ग का मतलब ये तुर्की होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत आते थे। लेकिन उस समय लोगों से टैक्स लिया जाता था अधिक मात्रा में, तो लोगों ने एक रास्ता नया खोज लिया था उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए, ठीक है ना। तो लोगों को ये एक देखिए, कोई भी चीज़ आविष्कार होता है ना, उसका साधन का जरूरत है, मजबूरी में इंसान करता है ना, तो हकीकत में मुझे कोई नहीं करते, ठीक है ना। तो राजा क्या करते थे भाई साहब, लिखवाते थे अपना आदेश कि इस नगर से जाइएगा। हम आपको समझाने के लिए बता दें कि आप इस नगर से जाइएगा तो यहाँ पर टैक्स हमको दीजिएगा तभी आप जाइएगा, ठीक है ना। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। अशोक के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख कहाँ का लिखा है, सोना पे लिखा गया है, चांदी पे भी लिखा गया है, पीतल, तांबा, लोहा इन पर भी अभिलेख लिखा गया है। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। कोनो भी समय का पता करना होगा ना तो अभिलेख देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखिए। 5 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों के स्थापत्य सुंदर नमूना है। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार बना था वह पक्की ईंटों से बना था, ठीक है ना। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.45 मीटर गहरा था, ठीक है ना।
11 मीटर मान लीजिए, 11.88 मत बोलिएगा, 11 ही लगभग में ले लीजिए। 11 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ा था और 2.5 मीटर क्या था, गहरा था। ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका स्नानागार है, ठीक है ना, ये स्नानागार है दोस्तों। तो इसका जो देखिए लंबाई अगर यहाँ से आप लीजिए, ये लंबाई है तो लंबाई 11.88 मीटर था, ठीक है ना। और चौड़ाई आप इसको देखिए तो ऐसा ये चौड़ाई है 7.01 मीटर चौड़ा था। और गहरा की बात करें तो गहरा इसके अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर जाएगा तो 2.45 मीटर था गहरा, ठीक है ना। और दोनों सिरों पर हौज की सतह तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये वाला है, देखिए इधर और इधर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ठीक है ना। इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। यह एक सार्वजनिक स्नानागार था। इसके स्नानागार का अगल बगल छोटे छोटे रूम बने थे। अगल बगल कहने का मतलब ये है कि इस साइड में देख लीजिए, ये स्नानागार हो गया और इसके अगल बगल ये सब किनारे, ठीक है ना, छोटे छोटे रूम बने थे। और ये ना सार्वजनिक था, ये तर त्योहार में इस्तेमाल किया जाता था। इस स्नानागार का सब कुछ करता था। छः नंबर प्रश्न पढ़े, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्खनन से आप क्या समझते हैं, 6 नंबर प्रश्न के लिए। उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। देखिए आप देखिएगा इसको, ये जो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ है, पहले कुछ और दूर से देखते ना आप, देखिएगा इंटरनेट पे फोटो है, आप इसको देखिएगा पहले ना, तो ये पहले टीला की तरह दिखता था। टीला हटाइए ना, ये जो आपका नालंदा का खोद हुआ है ये भी ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना। जब उसको देखा गया, जब उसको खोदा गया ना, तब ना पता चला कि यार यहाँ पर तो बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार से किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे कि अभिलेख, मृण मूर्तियाँ, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका काल निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न था। सातवां प्रश्न, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलिपि है। हड़प्पा लिपि के साथ चित्रलिपि है, इस पर चित्र बनाया गया है। इस पर लिपि को लिखने में विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए, इसको कोई नहीं पढ़ पाया था, ठीक है ना। इसमें कुल मिलाकर 250 से लेकर 400 लिपि के संकेत मिलते हैं। यह लिपि दाई से बाई फिर बाई से दाई लिखी जाती थी। इस लिपि से संबंधित कोई अभिलेख न मिलने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है ना। इस लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है, इसके चलते इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया गया है। यह बाई से दाई ओ लिखी जाती थी और दाई से बाई ओ लिखी जाती थी। आठवां प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो के अनागार के विषय में लिखे। देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में क्या लिखना है। मोहनजोदड़ो में विशाल अनागार के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, विशाल अनागार के साक्ष्य मिले हैं। ये अनागार 6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। इन अनागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अनागारों में किसानों ने कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी, उत्पादन कम होने के नगर लोग यहाँ से अनाज बिछड़ जाता होगा। कह रहा है कि विशाल अनागार के बारे में बताइए। देखिए एकदम नॉर्मल है। कहते हैं मोहनजोदड़ो में विशाल अनागार के साक्ष्य मिले, ठीक। ये अनागार 6 कमरे के 2 कतारों में मिले। 6 का जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ऐसे ऐसे 6 आपको मिला, 2 कतार हो गया ना, मिल गया है। और दोस्त देखिएगा ध्यान से कि
इन अनागार के बाहर चबूतरे भी मिले जहाँ अनाजों को सुखाया जाता था। जैसे मान लीजिए ये आपका अनागार है, इसके बाहर चबूतरा मिला, इस पे अनाज को सुखाया जाता था, ठीक है ना। इन अनागारों में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। कर के रूप में ना किसानों से कर के रूप में किसानों से अनाज लिया जाता था और इसको इस अनागार में रखा जाता था। जब भी देश में या राज्य में अकाल पड़ती थी या फिर फसल कम हो जाती थी तो यहाँ से इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आज आप सुने हैं कि आपको कोटा का चावल मिलता है, ठीक है ना, वही समझिए। आप समय बदल गया है, आप इसे कोटा का चावल बोलिए। कोटा का चावल नहीं है, आप ही का चावल एक वहाँ पर रखा जाता है और आप ही को दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? देख रहा है विनोद क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। यह ठीक हो गया ना।